वेलकम बैक टू पैरा नीट यूट्यूब चैनल, जहां हम नीट को बनाते हैं आसान और आपका सपना बनाते हैं सच। आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक, डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म्स, यानी कैसे हमारा डीएनए खुद को कॉपी करता है, कैसे डीएनए से आरएनए बनता है और कैसे लाइफ के सारे इंस्ट्रक्शंस काम करते हैं। अगर ये क्लियर हो गया तो समझ लो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आपका स्ट्रांग हो गया, नीट का बड़ा हिस्सा कवर हो गया। कल्पना कीजिए कि हमारे शरीर की हर एक कोशिका में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है और उस लाइब्रेरी में सिर्फ एक ही किताब रखी है, जीवन की नियमावली, जिसमें हमारी पूरी जानकारी है। हाँ, 3 अरब से ज्यादा अक्षर और हर एक निर्देश जो हमें बनाने और चलाने के लिए जरूरी हैं। आज हम इसी किताब से जुड़ी 2 बहुत ही हैरतअंगेज प्रक्रियाओं को समझने वाले हैं। पहली रेप्लिकेशन, हाँ, यानी इस पूरी किताब की एक परफेक्ट फोटोकॉपी कैसे बनती है, और दूसरी है ट्रांसक्रिप्शन, मतलब किसी एक काम के लिए उस किताब का सिर्फ एक पन्ना कैसे कॉपी किया जाता है। और ये कोई मामूली प्रक्रियाएं नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये तो जीवन का आधार है। रेप्लिकेशन से ये पक्का होता है कि जब भी कोई कोशिका बढ़ती है तो दोनों नई कोशिकाओं को उस नियमावली की एक परफेक्ट कॉपी मिले। और ट्रांसक्रिप्शन उस नियमावली में लिखे निर्देशों को आप कह सकती हैं कि असल काम में बदलने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। चलिए, इस लाइब्रेरी की पहली चुनौती से शुरू करते हैं, पूरी की पूरी किताब की नकल करना। जब वॉटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर खोजा तो उन्होंने तुरंत एक बहुत ही खूबसूरत आइडिया दिया था, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। हाँ, ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है। हाँ, पर इसका आइडिया बहुत सरल है ना? बिल्कुल, आइडिया बस ये था कि डीएनए की जो दोहरी लड़ी है वो एक जिपर की तरह खुल जाती है। अच्छा। और फिर हर एक पुरानी लड़ी वो एक सांचा या टेम्पलेट की तरह काम करती है, जिस पर एक नई लड़ी बन जाती है। एकदम सही। तो आखिर में जो 2 नए डीएनए मॉलिक्यूल्स बनते हैं उनमें से हर एक में एक लड़ी पुरानी होती है और एक बिल्कुल नई। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब ही यही है, आधा बचाया हुआ आधा नया। ये थ्योरी तो बहुत अच्छी है, लेकिन विज्ञान में तो थ्योरी को साबित करना पड़ता है। हाँ, वो तो है। किसी ने ये पता कैसे लगाया होगा कि एक नन्ही सी कोशिका के अंदर असल में यही हो रहा है? मेरा मतलब है, आप मॉलिक्यूल्स को देख तो सकते नहीं। ये तो अपने आप में एक बहुत ही मजेदार कहानी है। 1958 में 2 वैज्ञानिक थे, मैथ्यू मेसलसन और फ्रैंकलिन स्टाल। अच्छा। उन्होंने एक बहुत ही चालाकी भरा प्रयोग किया। उन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया को एक ऐसे मीडियम में उगाया जिसमें भारी नाइट्रोजन था। भारी नाइट्रोजन मतलब? 15N। ये नाइट्रोजन का एक आइसोटोप है, बस थोड़ा वजनी। अच्छा, तो उन्होंने डीएनए पर एक तरह का वजनी टैग लगा दिया। फिर? हाँ, इससे हुआ ये कि बैक्टीरिया के डीएनए में ये भारी नाइट्रोजन चला गया और उनका पूरा डीएनए ही भारी हो गया। फिर उन्होंने इन भारी बैक्टीरिया को एक सामान्य हल्के नाइट्रोजन वाले मीडियम में डाल दिया, यानी 14N वाले मीडियम में। बिल्कुल। अब बैक्टीरिया जब भी अपना डीएनए कॉपी करता तो उसे नए बिल्डिंग ब्लॉक्स के लिए हल्का नाइट्रोजन ही मिलता। तो उन्होंने इंतजार किया होगा। हाँ, ठीक 20 मिनट बाद जब बैक्टीरिया की पहली पीढ़ी तैयार हुई, उन्होंने डीएनए निकाला और उसकी डेंसिटी मतलब उसका घनत्व जांचा। और नतीजा क्या निकला? क्या वो भारी था या हल्का? मजे की बात यह है कि ना तो भारी नहीं हल्का, वो ठीक बीच का था, हाइब्रिड। बीच का? हाँ, और ये एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट था। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था कि हर नए डीएनए में एक पुरानी भारी लड़ी थी, हाँ, 15N वाली, हाँ, और एक नई हल्की लड़ी थी, 14N वाली। तो ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल का पहला पक्का सबूत था। एकदम। उन्होंने 40 मिनट बाद दूसरी पीढ़ी को भी चेक किया और तब तो उन्हें आधा डीएनए हाइब्रिड और आधा पूरी तरह से हल्का मिला, जिसने इस थ्योरी पर मोहर लगा दी। कमाल है। तो अब जब ये साबित हो गया तो चलिए इस प्रक्रिया की मशीनरी को समझते हैं। इस काम को करने वाले एंजाइम्स कौन हैं? इस पूरी प्रक्रिया का जो सुपरस्टार है वो है एक एंजाइम जिसे डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं। अच्छा। इसकी रफ्तार और सटीकता के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ई कोलाई बैक्टीरिया में ये लगभग 2000 अक्षर यानी बेस पेयर प्रति सेकंड की रफ्तार से जोड़ता है। 2000 अक्षर प्रति सेकंड। जरा से समझने की कोशिश करते हैं। अगर कोई इंसान 60 शब्द प्रति मिनट की रफ्तार से 24 घंटे टाइप करे तो उसे इंसान का पूरा जीनोम टाइप करने में लगभग 50 साल लग जाएंगे। और हमारी कोशिकाएं ये काम कुछ ही घंटों में कर लेती हैं। अविश्वसनीय। बिल्कुल। और सिर्फ रफ्तार ही नहीं, सटीकता भी उतनी ही जरूरी है।
एक भी अक्षर की गलती एक म्यूटेशन बन सकती है जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। पर ये पॉलीमरेज अपना काम शुरू कर सके उससे पहले डीएनए की जिप को खोलना पड़ता है ना? हाँ, यहीं पर दूसरे एंजाइम्स जैसे हेलिकेज आते हैं और डीएनए की दोनों लड़ियों को अलग करते हैं, जिससे एक वाई आकार का स्ट्रक्चर बनता है जिसे रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। रुकिए, यहीं पर एक समस्या आती है। डीएनए की दोनों लड़ियां उल्टी दिशा में चलती हैं। हाँ, एंटी पैरेलल। एक टू वे स्ट्रीट की तरह। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम तो सिर्फ एक ही दिशा में 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में काम कर सकता है। सही पकड़ा आपने। तो ये इस टू वे स्ट्रीट पे काम कैसे करता है? ये तो बहुत ही अजीब डिजाइन लगता है। ये जीवन के सबसे अजीब और शानदार समाधानों में से एक है। कोशिका इसके लिए 2 अलग-अलग रणनीतियां अपनाती है। 2 रणनीतियां? हाँ, एक लड़ी जिसकी दिशा 3' से 5' होती है, उस पर पॉलीमरेज बिना रुके लगातार आगे बढ़ता जाता है। अच्छा, ये तो आसान रास्ता हो गया। हाँ, इसे लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। और दूसरा, मुश्किल वाला रास्ता? दूसरी लड़ी पर जिसकी दिशा 5' से 3' होती है, पॉलीमरेज सीधे नहीं चल सकता, तो वो एक अजीब सा डांस करता है। डांस? वो थोड़ा पीछे जाता है, एक छोटा सा टुकड़ा बनाता है, फिर और पीछे जाता है और एक और टुकड़ा बनाता है। ये प्रक्रिया टुकड़ों में होती है, जिसे डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस कहते हैं। बिल्कुल। और इन टुकड़ों को उनके खोजकर्ता के नाम पर ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स कहा जाता है। तो एक स्ट्रैंड पर काम लगातार हो रहा है और दूसरे पर छोटे-छोटे टुकड़ों में, जिन्हें बाद में जोड़ा जाता है। एकदम सही। बाद में एक और एंजाइम आता है, डीएनए लाइगेज, जो एक मॉलिक्यूलर गोंद की तरह काम करता है और इन सभी ओकाज़ाकी टुकड़ों को आपस में जोड़कर एक पूरी लड़ी बना देता है। तो अंत में भले ही एक रास्ता मुश्किल था, नतीजा परफेक्ट होता है। हाँ, डीएनए की 2 एक जैसी कॉपियां। ये विकास का एक बेहतरीन उदाहरण है कि जरूरी नहीं कि डिजाइन सबसे सुंदर हो, बस उसे काम करना चाहिए। ठीक है, तो कोशिका ने अपनी पूरी नियमावली की एक परफेक्ट बैकअप कॉपी बना ली है। लेकिन एक लाइब्रेरी का क्या फायदा अगर कोई उसकी किताबें पढ़ी नहीं? सही बात है। अब आते हैं दूसरे बड़े सवाल पर। इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे होता है? यहीं से ट्रांसक्रिप्शन की कहानी शुरू होती है। ये रेप्लिकेशन से कैसे अलग है? ये एक बेहतरीन सवाल है। अगर रेप्लिकेशन पूरी किताब की फोटोकॉपी करना है, तो ट्रांसक्रिप्शन उस किताब में से किसी एक रेसिपी का एक पन्ना कॉपी करने जैसा है। एक वर्किंग कॉपी? हाँ, ट्रांसक्रिप्शन वो प्रक्रिया है जिसमें डीएनए के एक छोटे से हिस्से यानी एक जीन की जानकारी को एक दूसरे मॉलिक्यूल आरएनए में कॉपी किया जाता है। ये आरएनए एक तरह का मेमो या संदेश होता है। तो मतलब पूरी किताब की जगह सिर्फ एक पन्ना कॉपी होता है? और क्या फर्क है? 2 बड़े फर्क हैं। पहला तो यही कि डीएनए का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा कॉपी होता है, और दूसरा बड़ा फर्क ये है कि रेप्लिकेशन के उलट यहाँ डीएनए की दोनों लड़ियों में से सिर्फ एक ही लड़ी को टेम्पलेट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा क्यों? दोनों लड़ियों को कॉपी क्यों नहीं किया जाता? उससे तो ज्यादा जानकारी मिल सकती है। इसके 2 बहुत जरूरी कारण हैं। पहला, अगर दोनों लड़ियां कॉपी हो गईं, तो वो 2 अलग-अलग तरह के प्रोटीन के लिए कोड कर सकती हैं, जिससे कोशिका की मशीनरी कंफ्यूज हो जाएगी। बिल्कुल। और दूसरा, अगर दोनों लड़ियों से आरएनए बनेगा, तो वो एक दूसरे से चिपककर एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेंगे, और ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रोटीन बनाने की अगली प्रक्रिया यानी ट्रांसलेशन को रोक देता है। तो पूरी मेहनत ही बेकार हो जाएगी। हाँ। तो ये कैसे तय होता है कि डीएनए का कौन सा हिस्सा और कौन सी लड़ी कॉपी होगी? कोई कंट्रोल सिस्टम तो होगा? बिल्कुल। हर जीन के पास अपना कंट्रोल सिस्टम होता है, जिसे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। इसके 3 हिस्से होते हैं। 3 हिस्से? हाँ। जीन के शुरू में एक प्रमोटर होता है, जो एक यहाँ से पढ़ना शुरू करे साइन की तरह है। यहीं पर मुख्य एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज आकर जुड़ता है। और फिर आता है स्ट्रक्चरल जीन, जो वो असली हिस्सा है जिसकी रेसिपी कॉपी होनी है। और अंत में एक टर्मिनेटर होता है, जो यहाँ पढ़ना बंद करे का सिग्नल देता है। इसमें एक बात मुझे हमेशा कंफ्यूज करती है। एक को टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं और दूसरे को कोडिंग स्ट्रैंड, जबकि कोडिंग स्ट्रैंड असल में कोड करता ही नहीं है। ये थोड़ा अजीब नाम नहीं है? हाँ, ये नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए टेम्पलेट स्ट्रैंड एक फोटो का नेगेटिव है। अच्छा। आप उस नेगेटिव का इस्तेमाल करके एक प्रिंट बनाते हैं, जो कि हमारा आरएनए है। अब जो कोडिंग स्ट्रैंड है, वो उस असली तस्वीर की तरह है। उसे प्रिंटिंग प्रोसेस में इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन उसका चित्र
और फाइनल प्रिंट यानी आरएनए एक जैसे ही दिखते हैं। सिर्फ एक छोटे से फर्क के साथ। हाँ, बस जहां तस्वीर में टी होता है वहां आरएनए प्रिंट में यू होता है। ये एक बेहतरीन तरीका है इसे समझने का। तो अब तक हमने जो बात की वो ज्यादातर बैक्टीरिया जैसी सरल कोशिकाओं में होता है। हाँ, प्रोकैरियोट्स में। लेकिन हम इंसानों जैसी जटिल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कहानी और भी ज्यादा पेचीदा हो जाती है ना? हाँ, यहाँ पर संपादन या एडिटिंग का एक पूरा नया लेवल आ जाता है। यूकैरियोट्स में जब आरएनए पहली बार बनता है तो वो एक तरह की रफ ड्राफ्ट कॉपी होती है। HNRNA। हाँ, HRNA। और इस रफ ड्राफ्ट में दो तरह की चीजें होती हैं। एक्सॉन जो काम की जानकारी है और इंट्रॉन जो बीच बीच में आने वाली बेकार या जंक जानकारी है। मतलब कोशिका पहले एक लंबा चौड़ा मेमो लिखती है जिसमें बहुत सारा गैर जरूरी टेक्स्ट भी होता है। बिल्कुल। और फिर उसे भेजने से पहले उस गैर जरूरी हिस्से को काटना पड़ता है। ये तो बड़ा अजीब काम है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी फिल्म की शूटिंग के बाद एडिटिंग होती है। इंट्रॉन्स उन फालतू सीन्स की तरह है जिन्हें हटाना पड़ता है ताकि कहानी सही से आगे बढ़े। और इस प्रक्रिया को स्प्लाइसिंग कहते हैं। हाँ, स्प्लाइसिंग, जहां मॉलिक्यूलर कैंचियों से इंट्रॉन्स को काटकर हटा दिया जाता है और सारे काम के हिस्सों यानी एक्सॉन्स को एक साथ जोड़ दिया जाता है। सिर्फ कटिंग एडिटिंग होती है या और भी कुछ होता है? दो और बहुत जरूरी चीजें होती हैं। इस एडिटेड आरएनए मैसेज को न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में भेजना होता है जो एक खतरनाक जगह है। तो इसकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो इसके 5 प्राइम सिरे पर एक खास तरह की कैप लगाई जाती है। ये कैप एक हेलमेट की तरह है जो इसे टूटने से बचाती है। एक हेलमेट? और दूसरी चीज क्या है? देते हैं। ये लंबी पूंछ उन्हें चबाने के लिए कुछ देती है जिससे बीच का जरूरी संदेश ज्यादा देर तक सुरक्षित रहता है। तो स्प्लाइसिंग, कैपिंग और टेलिंग, इन तीनों के बाद एक असली फंक्शनल mRNA तैयार होता है। एकदम। तो कुल मिलाकर ये एक अविश्वसनीय रूप से जटिल और सटीक प्रक्रिया है। डीएनए रेप्लिकेशन जीवन की पूरी नियमावली का बैकअप तैयार करता है ताकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे। और ट्रांसक्रिप्शन उस नियमावली में से जरूरत के हिसाब से एक निर्देश निकालकर उस पर काम शुरू करता है। एक पूरी लाइब्रेरी की सुरक्षा है तो दूसरा एक सिंगल रेसिपी का इस्तेमाल। बिल्कुल सही कहा। और स्प्लाइसिंग जैसी प्रक्रिया हमें ये भी बताती है कि हमारा जेनेटिक सिस्टम कितना पुराना और जटिल है। अच्छा। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि ये जो इंट्रॉन्स हैं जिन्हें हम आज जंक कहते हैं, ये शायद अरबों साल पहले के जीवन के विकास की निशानी है। विकास की निशानी? हाँ, ये शायद उस आरएनए वर्ल्ड के अवशेष है जब डीएनए नहीं बल्कि आरएनए ही जीवन की मुख्य जानकारी रखता था और सारे काम भी करता था। ये हमारे जीनोम में छिपे हुए जीवाश्मों की तरह हैं। तो आज की इस गहरी पड़ताल के बाद हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जाते हैं। हाँ, सोचने वाली बात यह है, अगर इंट्रॉन्स प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते और कोशिका को उन्हें हटाने के लिए इतनी ऊर्जा और मेहनत खर्च करनी पड़ती है, तो विकास के दौरान ये हमारे जीनोम में बचे ही क्यों रहे? प्रकृति तो आमतौर पर फालतू चीजों को हटा देती है। सही बात है। तो क्या इनका कोई ऐसा छिपा हुआ काम हो सकता है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं? इनका अस्तित्व हमारे जेनेटिक कोड की जटिलता और उसके अनकहे इतिहास के बारे में क्या बताता है? अगर आपको ये डिस्कस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ परानीट चैनल को सब्सक्राइब करें नेक्स्ट लेक्चर के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो